सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेप गाइड बाय आस्था। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मेनली हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी पढ़ाई में कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन रखें और बीपीएससी टीआरई 4 कब आएगा। इन दोनों ही टॉपिक्स के बारे में हम आज बात करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 4 हमें कब तक देखने को मिल सकता है और जब भी देखने को मिलेगा तो हम अपनी पढ़ाई में कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन रखें या रेगुलर बेसिस पे हम कैसे पढ़ाई करें, इसके बारे में मेनली हम बात करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी टीआरई 4, जैसे कि आपको पता है कि आपका जो ये टीआरई 3 है उसकी सारी प्रोसेस अभी तक कंप्लीट नहीं की गई है। जैसे ही टीआरई 3 की सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और जैसे ही टीआरई 3 की सारी प्रोसेस कंप्लीट होती है आपको उसके बाद ही टीआरई 4 देखने को मिलेगा, क्योंकि रिकाउंसलिंग हुई थी, 3 बार रिकाउंसलिंग हो चुकी है टीआरई 3 की, बट अभी भी एक बार रिकाउंसलिंग बची है। जिनका भी डाउटफुल कैटेगरी में डाला गया था या किसी कारणवश जिसने भी काउंसलिंग नहीं करा पाई थी उनको एक लास्ट चांस दे रही है गवर्नमेंट, और उसके बाद में आप टीआरई 4 आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो टीआरई 4 के लिए अभी आप गवर्नमेंट के पास भी 2 महीने हैं, तो मतलब आप ये मान के चलिए कि आपका जो एग्जाम है वो हर हाल में अगस्त या सितंबर तक कंडक्ट करा लिया जाएगा। अब आप बोलेंगे कि सितंबर तक कैसे कंडक्ट करा लिया जाएगा, तो सितंबर में आचार संहिता लग जाएगी क्योंकि अक्टूबर में आपके इलेक्शन है। तो मतलब ये जो साल है ये इलेक्शन का ईयर है, तो ये मान के चलना है कि इस साल आपकी वैकेंसी जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको भी पता है कि इलेक्शन के टाइम पे ही बहुत सारी वैकेंसीज हमें देखने को मिलती है। तो इस बार आपकी वैकेंसी तो जरूर आएगी। तो इस डाउट में बिल्कुल भी मत रहिए कि आएगी वैकेंसी या नहीं आएगी या फिर कब तक आएगी। नहीं, आपको बस इतना मान के चलना है कि वैकेंसी जरूर आएगी और आपको खूब मन लगा के पढ़ाई करनी है उसी अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि अगर वैकेंसी अचानक से रिलीज कर दी जाती है तो क्या आप बताइए आप इतनी जल्दी कवर अप कर पाएंगे अपना सिलेबस, या इतनी जल्दी आपका रिविजन हो पाएगा? नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आपको क्या करना है, आपको बस यही मान के चलना है कि एनी हाउ आपका एग्जाम अगस्त या फिर सितंबर तक कंडक्ट करा लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आचार संहिता लग भी जाती है तो भी सितंबर में आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाता है, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद कोई नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया जा सकता है, बट एग्जाम कंडक्ट कराए जा सकते हैं। तो आपको बस इतना ही मान के चलना है कि एग्जाम आपके अगस्त या सितंबर तक जरूर कंडक्ट करा लिए जाएंगे। तो उसी बिहाफ पे आपको पढ़ाई करनी है। बाई चांस अगर मान के चलते हैं कि अगर नहीं भी होता है आपका एग्जाम, मान लीजिए, तो वो एक्सटेंड होकर दिसंबर या जैन तक जा सकता है। तो आप सोचिए कि उसमें आपको नुकसान कहीं भी नहीं है, क्योंकि पढ़ाई इज द ओनली थिंग कि जो कभी वेस्ट नहीं जाती है। और कुछ लोग कमेंट करके ये भी पूछ रहे थे कि मैम अगर नहीं आया एग्जाम तो क्या होगा। देखिए, एग्जाम तो जरूर आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं कि एग्जाम जरूर आएगा, बट कब आएगा वो उतना एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट एग्जाम तो जरूर आएगा। तो इसलिए आपको बस इतना ही मान के चलना, आपको अपना टारगेट नियर का रखना है कि पास में ही मेरा एग्जाम है और उसी यहाँ पे आपको पढ़ाई करनी है। और अगर बाई चांस एक्सटेंड हो जाता है तो उतना टाइम आप अपने रिवीजन के लिए भी यूज कर सकते हैं। मैंने भी अपने एग्जाम में सिर्फ यही किया था। और मैं जब पढ़ाई करती थी तो मेरा यही था कि मतलब मेरा ये मानना था कि मैं नियर अबाउट मान के चलूँ कि मेरा एग्जाम इस महीने है। अगर मैं उसको मान के चलती हूँ तो क्या होगा, मैं इतने टाइम पे अपना सिलेबस इजिली कवर अप कर लूंगी। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मुझे जितना भी टाइम एक्स्ट्रा मिलता जाएगा उसे मैं अपने रिवीजन के लिए, उसे अपनी मैं प्रैक्टिस के लिए यूज करूंगी। और आप भी सेम यही काम कर सकते हैं। आप मान के चलिए कि नियर में आपका एग्जाम है और आप उतने ही टाइम में अपना सिलेबस कवर कीजिए। मतलब आपको उससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए सिलेबस कवर करने के लिए। उतने टाइम में आप अपना सिलेबस कवर करिए और उसके बाद में जितना भी टाइम एक्सटेंड होता जाए आप उसको सिर्फ और सिर्फ अपने रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए छोड़िए। क्यों? देखिए, रिवीजन और प्रैक्टिस यही ऐसी चीजें हैं जो आपको आपके एग्जाम में सिलेक्शन दिला सकती हैं। अच्छा, हमें क्या होता है कि हमें लगता है हम सिलेबस कवर कर ले और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है। सिलेबस कवर करने से अगर सिलेक्शन होता तो सोचिए ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट सिलेबस कवर करके जाते हैं। तो सिलेक्शन ऐसे नहीं होता है। सिलेक्शन होता है आपकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस रहेगी, आपने जितना ज्यादा रिविजन किया रहेगा, सिर्फ और सिर्फ उस पर डिपेंड करता है आपका सिलेक्शन। तो मेरी मानिए तो आप अभी से पूरी तरह से पढ़ाई करिए और अगस्त का या बहुत अगर हार्डली मान के चलिए तो सितंबर तक का आपका मान के चलिए कि आपका एग्जाम हर हाल में कंडक्ट करा लिया जाएगा। उसी बिहाफ पे आप अपनी प्रैक्टिस करिए, अपनी तैयारी करिए और जितना भी टाइम आपको एक्स्ट्रा मिलता है उसको अपने रिवीजन के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए रखिए। टेस्ट देते रहिए, टेस्ट में खुद को एनालिसिस करते रहिए, ये देखते रहिए कि किस सब्जेक्ट में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप कहाँ पर लैग कर जा रहे हैं। या टेक्स्ट बुक से अगर आप टेक्स्ट देते हैं तो आपको आपकी रैंक भी पता होगी कि आप कितने स्टूडेंट से पीछे हो अभी आप, या फिर किस क्वेश्चन में क्या गलती हो रही है या किस टॉपिक में क्या गलती हो रही है। इस तरह से आप अपना चीज़ें कर सकते हो। और इस तरह से मेरी, अगर आप यकीन मानिए, अगर आपने इस तरह से प्रैक्टिस कर ली ना तो एग्जाम अभी हो या फिर 2 महीने बाद हो, आपका सिलेक्शन पक्का है, ये मान के चलिएगा। अगर आपने इस तरह से प्रैक्टिस किया, इस तरह से आपने तैयारी कर ली। तो मैंने भी सेम यही किया था अपने एग्जाम में। मैंने क्या किया था, पहले पूरा सिलेबस कवर किया था, उसके साथ साथ में थोड़े बहुत टेस्ट देती रहती थी
और डेली जो मैंने आपको 2 ट्रिक बताई ना रिवीजन की, एक शॉर्ट रिवीजन होता है और एक लॉन्ग टर्म रिवीजन होता है। तो शॉर्ट टर्म रिवीजन तो मैं डेली करती थी और लॉन्ग टर्म रिवीजन मैं कभी-कभी करती थी। तो इस तरह से आप शॉर्ट टर्म रिवीजन भी साथ-साथ कर सकते हो और लॉन्ग टर्म रिवीजन के लिए आपके पास जब टाइम हो आप उसको भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप दोनों चीज़ें मतलब ऐसे ही जो भी सारी प्रोसेस मैंने आपको बताई है, सेम ऐसे ही मैंने भी अपनी प्रिपरेशन की थी, इसी यहाँ पे मैंने भी तैयारी की थी। और देखिए कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है, ये मैं जानती हूँ। बट ये सारी चीज़ें मैंने खुद की हैं, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें सजेस्ट कर रही हूँ। आप भी ये सारी चीज़ें करिए और इस तरह से अपनी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए मैं आपकी सिर्फ हेल्प कर सकती हूँ और मैं आपको मतलब मैं आपको मोटिवेट कर सकती हूँ, आपकी हेल्प कर सकती हूँ और इससे आप मदद ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि मैं जब तैयारी करती थी तो मुझे भी यूट्यूब ने बहुत हेल्प की थी और मुझे भी लगता था कि कोई हो जो मुझे गाइड कर दे या मुझे मतलब कुछ चीज़ें समझा दे कि मुझे कैसे पढ़ाई करनी है, या कभी-कभी जब मैं डीमोटिवेट हो जाऊँ तो मुझे आके मोटिवेट कर दे। तो वो सारी चीज़ें हैं और मैं बस यही चीज़ सोचती हूँ कि अगर मेरी किसी ने हेल्प की है तो मैं भी आपकी उसी तरह से हेल्प करूँ और आपको अगर थोड़ी-सी भी हेल्प मिल जाती है मेरी वीडियो से तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो बस मैं यही मान के चलती हूँ और आप इसी तरह से पढ़ाई कीजिए, अपनी तैयारी करते रहिए और आप अपना सितंबर का टारगेट लेके चलिए। उसके बाद जितना भी टाइम आपको अगर मिलता है, भगवान करे ना मिले, आपका एग्ज़ाम हर हाल में सितंबर में कंडक्ट हो जाए, लेकिन बाई चांस अगर एक्सटेंड होता है तो उतना टाइम आप अपनी रिवीजन के लिए यूज़ करिए। तो मेरा बस इतना ही मानना है और अपना जो भी आप अपना शेड्यूल बनाइए, शेड्यूल के हिसाब से अपना जो भी चीज़ें हैं, जो भी सिलेबस है उसको कवर कीजिए और उसके बाद जो बाकी रेस्ट ऑफ द टाइम है उसको अपनी पढ़ाई में मतलब अपने रिवीजन में यूज़ कीजिए और अपनी प्रैक्टिस में यूज़ कीजिए और टेस्ट देते रहिए। बस यही सारी चीज़ें करते रहिए और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। और जितने भी नोट्स हैं आपके इंपॉर्टेंट वो सारे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आप चाहे तो वहाँ से जाके देख सकते हैं, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। और जो भी अदर आपको नोट्स चाहिए वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो भी हेल्प चाहिए हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको उससे रिलेटेड ज़रूर आपको कोई ना कोई हेल्प करूँगी, या हो सकेगा तो मैं वीडियो बनाऊँगी या फिर आपके जो भी नोट्स होंगे वो उसे मैं अपलोड कर दूँगी। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।